चलिए बेटा, हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द क्लास वर्क चैप्टर इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन। ओके, तो बेटा हमारा जो चैप्टर चल रहा है इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन, उसका पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और फिर इसकी एंट्रीज हम लिखेंगे। तो बेटा देखिए, द फॉलोइंग इज द समराइज बैलेंस शीट ऑफ गैलोरिया एंड स्वैम्स लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर 1990। बेटा ये बैलेंस शीट दी है किसी एक कंपनी की, जिसमें सबसे पहले क्या दिया है? सबसे पहले दिया है यहाँ पर गुडविल। गुडविल के बारे में हमने क्या पढ़ा था बेटा कि इसको हम तभी राइट ऑफ करेंगे जब क्वेश्चन में कहा गया हो, नहीं तो इसे रहने देंगे। लैंड बिल्डिंग है, प्लांट है, शेयर्स इन सब्सिडी लिमिटेड, मतलब इस कंपनी ने किसी अनदर कंपनी में 75,000 रुपीज़ के शेयर्स खरीद रखे हैं, ये इसकी इन्वेस्टमेंट है। स्टॉक है, डेटर है, और बेटा ये है लॉस, पीएनएल का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस। बेटा इसको क्या करेंगे? कुछ नहीं कहा गया है तो इसको हम तब भी इस लॉस को हम रिकॉन्स्ट्रक्शन वाले प्रॉफिट से सेट ऑफ करेंगे, है ना बेटा। और ये है एडवर्टीजमेंट। ये क्या है बेटा? ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। जो नया शेड्यूल 3 है उसमें तो बेटा इस एक्सपेंस को अब असेट में दिखाना अलाउड नहीं है। ये पुराना फॉर्मेट है, पुराने क्वेश्चन है, वहाँ पर इसको असेट में दिखाया गया है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। इसको भी हम कुछ नहीं कहा गया तब भी इसको एज एन असेट कैरी नहीं करेंगे, बल्कि इसको भी हम सेट ऑफ कर देंगे आउट ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्शन प्रॉफिट। इवन क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन नहीं भी है तब भी हम इन दोनों को प्रॉफिट से सेट ऑफ जरूर करेंगे, लेकिन गुडविल को हम तभी राइट ऑफ करेंगे जब क्वेश्चन में इसके लिए स्पेसिफिकली कहा गया हो। ओके, गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स है और ये डेफर्ड एडवर्टाइजिंग ये एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। ओके, फर्क है दोनों में बेटा, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस है और ये इंटेंजिबल असेट्स है, फर्क है दोनों में। ठीक है बेटा, इसके बाद इधर थ्राइस शेयर कैपिटल 3 लाख प्रेफरेंस शेयर, 6 लाख इक्विटी शेयर, और यही बेटा इशूड भी है ना। और इधर डिवेंचर 120 के हैं, उस पर इंटरेस्ट देना बाकी है बेटा 6,000, है ना। इंटरेस्ट कितना है? 6,000 का अक्रूड इंटरेस्ट पर देना है, मतलब ये लाइबिलिटी में आ रहा है। तो जब लाइबिलिटी में क्रेडिट हुआ होगा तो पीएनएल में डेबिट पहले हो चुका है ना। तो इसको हमें अब एक्सपेंस नहीं बल्कि सिर्फ लाइबिलिटी मानना है, इसको पे करना है। बैंक ओडी सिक्योर ऑन स्टॉक, डायरेक्टर लोन 75 एंड क्रेडिटर 270। बेटा ये बैलेंस शीट है। देयर इज ए कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी फॉर डैमेज ऑफ ₹30। बेटा एक लाइबिलिटी है 30,000 की। ये लाइबिलिटी अभी कंफर्म नहीं थी, इसलिए कंपनी ने इसको दिखा रखा है एज ए कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी ऑफ 30,000 फॉर डैमेज। मतलब किसी सप्लायर को, किसी कस्टमर को माल दिया होगा, उसको माल डिफेक्टिव डैमेज मिला होगा, तो उसने हमें 30,000 का क्लेम हमसे मांगा है, तो ये कंपनी को देना पड़ भी सकता है और नहीं भी। तो ये क्या होगी? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, है ना बेटा। फिर क्या लिखा है? प्रेफरेंस शेयर और क्यूमुलेटिव एंड डिविडेंड आर इन एरियर फॉर 3 ईयर। बेटा इसका मतलब क्या हुआ? जरा सोचो ना, ये क्या है? ये भी क्या है? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। कैसे बेटा? कैसे समझा? सोचा नहीं? मैं रुक गया, आप भी रुक गए। बेटा इसका मतलब ये है, प्रेफरेंस शेयर पर जो डिविडेंड, बेटा ये प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव है, प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड अगले साल, फिर नहीं हुआ तो 2 साल का डिविडेंड देना पड़ेगा। तो आप जानते हैं डिविडेंड जुड़ते जाता है, आप ये जानते हैं बेटा। 3 साल का डिविडेंड अरियर में चला रहा है, यदि अगले साल प्रॉफिट हुआ तो 3 साल का डिविडेंड देना पड़ सकता है, और नहीं हुआ तो नहीं देना पड़ेगा। तो ये क्या होगी? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। तो बेटा डिविडेंड 3 साल का देना बाकी है, ऊपर प्रेफरेंस केवल 3 लाख है, तो बेटा 3 लाख रुपीज़ का 6% ना, 3 लाख रुपीज़ का है प्रेफरेंस डिविडेंड, सॉरी प्रेफरेंस केवल, उस पर 6% से 1 साल का डिविडेंड होता है 18। ऐसा 3 साल का डिविडेंड अभी अरियर में है, ये कंपनी की है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। देना पड़ भी सकता है, नहीं भी, प्रॉफिट हुआ तो देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। ठीक है। द कैपिटल रिडक्शन स्कीम स्टेटिंग द फॉलोइंग टर्म्स वाज ड्यूली अप्रूव्ड। बेटा क्या स्कीम है? प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिड्यूस ₹2.8 पर शेयर। प्रेफरेंस शेयर बेटा जो 10 रुपीज़ वाला है उसको 8 रुपीज़ पर शेयर पर लाना है, ₹8 तक लाना है, मतलब रिड्यूस ₹2.8, मतलब उसे रिड्यूस बाय ₹2, मतलब हमें 10 रुपये के शेयर को 2 रुपये से घटाकर 8 रुपये तक लाना है। ठीक है। और इक्विटी शेयर को बेटा जो 1 रुपीज़ वाला है उसको 25 पैसा तक लाना है। इक्विटी शेयर 225 पैसा ईच, बेटा उसे 1 रुपये से घटाकर 25 पैसा तक लाना है, मतलब यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन 75 पैसा का है। एंड टू बी कंसोलिडेटेड एज ए शेयर ऑफ ₹10 ईच। बेटा ये नया पॉइंट आ गया। और बाद में ये क्या आ गया? कंसोलिडेशन ऑफ ₹1 शेयर ईच, उसको 1 रुपये के शेयर में कन्वर्ट करना है। बेटा यहाँ पर
हमें समझना पड़ेगा कंसोलिडेशन और सब डिवीज़न, है ना बेटा, वो भी हम समझते हैं। मैं इस पॉइंट के साथ ही समझाऊंगा कंसोलिडेशन सब डिवीज़न क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर आर टू प्रेफरेंस होल्डर वेव 2/3 ऑफ द डिविडेंड इन अरियर। बेटा वो 2/3 डिविडेंड छोड़ देंगे एंड रिसीव इक्विटी शेयर फॉर द बैलेंस, और उन्हें 1/3 बचा हुआ डिविडेंड का अरियर देना पड़ेगा। बेटा ये 2/3 तो क्या कर देंगे, वेव कर देंगे, और 1/3 उन्हें देना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा। द अथोराइज कैपिटल को हम भी बेटा वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। शेयर्स इन नेक्स्ट पॉइंट, शेयर्स इन सब्सिडी आर सोल्ड टू आउटसाइडर फॉर 150। ओके, वो 75 के शेयर 150 में बेच दिए गए, 75 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है बेटा, जो सिंपल सी बात है। ऑल इंटेंजिबल एसेट आर टू बी एलिमिनेटेड। क्वेश्चन ने खुद ने कह दिया इंटेंजिबल को एलिमिनेट करो, इंटेंजिबल मतलब गुडविल को हटाओ, तो आप राइट ऑफ कर देंगे। 12 की बैड डेट्स है, और स्टॉक को हमें 30 से राइट ऑफ करना है। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, क्या करना है, हमें कन्फ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट डिवेंचर होल्डर का पॉइंट है टू टेक ओवर वन ऑफ द कंपनीज बिल्डिंग बुक वैल्यू 54 एट ए प्राइस ऑफ 60। बेटा ये डिवेंचर होल्डर अपने पेमेंट में एक बिल्डिंग ले जा रहे हैं और उसकी वैल्यू क्या है 54, और ले जा रहे हैं बेटा कितने पर, उसको 60 पर। इन पार्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ डिवेंचर एंड टू प्रोवाइड फर्दर कैश। बेटा डिवेंचर होल्डर टू टेक ओवर और टू प्रोवाइड, ये दो से चीज़ें हैं। डिवेंचर होल्डर नंबर 1 अग्री टू टेक ओवर कंपनीज बिल्डिंग book value 54 at ₹60 in part payment of their डिवेंचर, एंड टू प्रोवाइड मतलब वो एग्री किस किस के लिए हुए हैं, एक तो अपने लोन के बदले में, पार्ट पेमेंट के बदले में बिल्डिंग ले जाने के लिए, प्रोवाइड फर्दर कैश। बेटा वो हमें और कैश प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बदले में हम उनको डिवेंचर देंगे, उन्हें राइट ऑफ के जिस पर वो सिक्योर होंगे बाय फ्लोटिंग चार्ज। अरियर ऑफ इंटरेस्ट आते जो अरियर है ना 6000 का अरियर ऑफ इंटरेस्ट, वो बेटा पे कर देंगे, और लाइबिलिटी को पे करने से कोई प्रॉफिट लॉस तो होता नहीं है। ये पॉइंट भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। फिर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी मेटलाइज्ड इन द सम स्टेटेड। बेटा ये जो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी थी ना 30 की डैमेज की, ये लाइबिलिटी थी फॉर डैमेज, है ना। क्या हुआ बेटा इसका, मेटलाइज इन द सम स्टेटेड बट द कंपनी रिकवर्ड 15,000 ऑफ दिस डैमेज इन एक्शन अगेंस्ट वन ऑफ द डायरेक्टर। ओके, कंपनी को 30,000 देना पड़ेगा, ये लाइबिलिटी एक्चुअल लाइबिलिटी में कन्वर्ट होगी, और उसमें से कंपनी ने 15,000 तो किसी डायरेक्टर से ले लेना है। शायद ये डैमेज डायरेक्टर की गलती से हुआ होगा, तो कंपनी ने 30 देना भी है किसी को, लेकिन कंपनी ने उसमें से 15,000 किसी डायरेक्टर से वसूल कर लेगी कंपनी, एंड दिस वॉज डेबिटेड टू हिज लोन अकाउंट ऑफ ₹24, द बैलेंस ऑफ विच वॉज पेड इन कैश। ओके, की पॉइंट बेटा हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के साथ देखेंगे, है ना। द रिमेनिंग डायरेक्टर अग्री टू टेक इक्विटी शेयर। बेटा ये पॉइंट ऐसे हैं कि अभी डिस्कस करने का मतलब नहीं, बचे हुए डायरेक्टर इक्विटी शेयर लेने को तैयार हैं अपने लोन के बदले में, ठीक है बेटा। हमको क्या करना है, एंट्री पास करनी है और बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ अबोव। तो बेटा हम एंट्री करते वक्त बड़े ध्यान से एक एक पॉइंट को समझेंगे, है ना। अब अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो बेटा पहला पॉइंट जो हमारा है उसको लेकर के हम अब शुरू हो जाते हैं, ठीक है बेटा। तो एक क्वेश्चन मैंने बहुत स्पीड से पढ़ा है, आप इसको ठीक से पहले पढ़िएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व मतलब हम इसको उसके बाद देखिएगा। तो मैंने आपका टाइम बचाने के लिए स्पीड से पढ़ा है, क्योंकि डिस्कशन करते हुए मुझे इसको ठीक से डिस्कस करना है। ओके बेटा, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अब इसका सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। देखिए बेटा क्या होता है, एक होता है सब डिवीजन ऑफ शेयर, सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। बेटा ये क्या होता है, सब डिवीजन ऑफ शेयर, कन्वर्जन ऑफ स्मॉल वैल्यू शेयर, large value share into small value share, subdivide, conversion of large value share in small value share। ये है मतलब बेटा क्या होता है, कंपनी के जैसे 10,000 शेयर्स हैं, शेयर्स एट द रेट ऑफ 100
फुली पेड, ये फुली पेड है, ठीक है बेटा। अब कंपनी डिसाइडेड टू कन्वर्ट इट इनटू ₹10 शेयर। बेटा कंपनी इसको 10 रुपये के शेयर में कन्वर्ट करना चाहती है। तो यहाँ पर बेटा क्या करेगी कंपनी, 100 रुपीज़ के शेयर को 10 रुपीज़ के शेयर में कन्वर्ट करेगी। क्या होता है, शेयर जितने ज़्यादा वैल्यू का होता है मार्केट में उसके रेट हाई होते हैं, तो स्मॉल इन्वेस्टर उसमें डील नहीं कर पाता। तो बेटा यदि कंपनी चाहती है कि ज़्यादा इन्वेस्टर मार्केट में इसमें डील करे, ज़्यादा पब्लिक इसकी शेयर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो, तो कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर्स को छोटे मूल्य का कर देगी। इससे शेयर्स कम रेट का हो जाएगा मार्केट में, उसके मतलब कम अमाउंट यदि रहेगा पर शेयर, तो पब्लिक के लिए उसको, एक ऑर्डिनरी पीपल के लिए को भी उसको खरीदना आसान होगा, तो वो भी उसमें मनी इन्वेस्ट कर देगा। आप सोचो ना बेटा, यदि सोचो एक शेयर 10,000 रुपये का है और उसकी मार्केट रेट 70,000 है, और दूसरा इधर अनदर शेयर, ये मान लो ए कंपनी है, ये बी कंपनी है, इसका बेटा एक शेयर 10,000 रुपये का था फेस वैल्यू, और उसकी मार्केट प्राइस एक शेयर की 70,000। अब बेटा किसी के पास यदि 12,000 रुपया है तो ये शेयर खरीद नहीं पाएगा, किसी के पास 20,000 है, किसी के पास 40,000 है, 50,000 है, तो भी वही शेयर नहीं खरीद पाएगा। और बेटा किसी के पास चलो मान लो है 70,000 भी, तो सिर्फ एक शेयर लेके वो करेगा क्या, तो इस कंपनी में कोई मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टर इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन उसकी जगह बेटा यदि फेस वैल्यू 10 रुपया है और मार्केट प्राइस 70 है, तो बेटा जिसके पास 7,000 रुपये भी हैं वो इस कंपनी के 100 शेयर एक्वायर कर लेगा। ओके, तो बेटा स्मॉल वैल्यू शेयर की मार्केट ज़्यादा, मार्केट में उसकी ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, तो कंपनी चाहती है कि मार्केट में इन्वेस्टर बढ़े, तो कंपनी ने क्या किया, 100 वाले शेयर को 10 रुपीज़ के शेयर में कन्वर्ट किया। ओके, तो बेटा इसमें क्या होगा, आपको सिर्फ यहाँ पर 10 रुपीज़ के शेयर को कन्वर्ट किया जा रहा है 10 रुपीज़ के शेयर में 100 रुपीज़ के शेयर को, तो मतलब ये हुआ किसी को लॉस नहीं हुआ, देयर इज़ नो कैपिटल रिडक्शन येट। अभी तक इस एग्जाम्पल में हमारे बस क्या किया जा रहा है, 100 के शेयर को 10 में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो बेटा क्या करेंगे, 100 वाले शेयर को कैंसिल करने के लिए उसको डिविड करो, इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा यहाँ पर 100 वाला शेयर जो था ना 10 लाख, उसको कैंसिल कर दिया, और फिर से इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा 10 रुपीज़ वाले फिर से इशू कर दी, वही 10 लाख। बेटा क्या करेंगे, बिंग 10 शेयर्स ऑफ ₹10 each fully paid allotted for every 1 शेयर। बेटा क्या किया जा रहा है, शेयर होल्डर को उसके एक शेयर के बदले में, एक शेयर बेटा पहले कितने का था, 100 रुपये का, उसके बदले उसे क्या दे दिए गए, 10 शेयर 10 रुपये वाले। तो बेटा उसे वापस 100 मिल गया, तो शेयर होल्डर को कोई लॉस नहीं हुआ, एक के बदले 10 शेयर मिल गए 10 वाले। तो ऐसा शेयर होल्डर को कोई लॉस नहीं है, जस्ट शेयर्स की फेस वैल्यू पर शेयर कम कर दी गई। तो बेटा यहाँ पर ये है सब डिवीज़न, शेयर्स को क्या कर दिया, सब डिवाइड कर दिया, सब डिवीज़न, ये है सब डिवीज़न विदाउट कैपिटल रिडक्शन। बेटा इस हमारे एग्जाम्पल में अभी कोई कैपिटल रिडक्शन नहीं है, ये एक अलग एग्जाम्पल है सब डिवीज़न का। तो सब डिवीज़न में क्या किया, कन्वर्जन ऑफ लार्जर वैल्यू शेयर इनटू स्मॉलर वैल्यू शेयर, लार्जर वैल्यू शेयर इनटू स्मॉलर वैल्यू शेयर। बेटा ये है बस, देयर इज नो कैपिटल रिडक्शन ये इस एग्जाम्पल में। इसका रिवर्स क्या होता है, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। बेटा इसमें क्या होगा, रिवर्स, शेयर्स को कंसोलिडेट करना, इकट्ठा करना, मतलब कन्वर्जन ऑफ स्मॉल वैल्यू शेयर इन टू लार्ज वैल्यू शेयर, ये उल्टा है बेटा। कंपनी इसमें हमने क्या करती है, मान लो कंपनी ने क्या किया, मैं इस डायरेक्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा। कंपनी ने अपने 10,000 शेयर्स थे 100 वाले,
10 लाख पेड अप कैपिटल। कंपनी चाहती है ₹1000 शेयर, मतलब कंपनी 1000 रुपये का शेयर चाहती है। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, कंपनी क्या करेगी, 100 वाले शेयर को 1000 के शेयर में कन्वर्ट करेगी। तो क्या करना पड़ेगा, लोगों से ये वाले शेयर छीन कर, इक्विटी शेयर से 100 वाले शेयर छीन कर उन्हें 1000 वाले शेयर्स अलॉट करने पड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कंसोलिडेशन, मतलब कम मूल्य के शेयर को ज़्यादा मूल्य के शेयर में कन्वर्ट कर दिया, 10 शेयर्स को एक शेयर में इकट्ठा कर दिया। तो ये क्या हो गया, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर, करेक्ट। तो बेटा इसमें क्या होगा, सिंपल सी, और ये भी अभी कोई रिडक्शन तो है नहीं बेटा। यहाँ पर भी क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, कौन सी वाली, 100 वाली डेबिट 10 लाख, और फिर से इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट 1000 की फेस वैल्यू वाले शेयर शुरू कर दी। ये क्या हो गया बेटा, इसमें हमने अभी कोई कैपिटल रिडक्शन नहीं लिया है। ये क्वेश्चन में सिर्फ मैंने समझाया है आपको कि क्या होता है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर, कन्वर्जन ऑफ स्मॉलर वैल्यू शेयर इनटू लार्जर वैल्यू शेयर। बस बेटा नरेशन में क्या होगा, बिंग अलॉटमेंट ऑफ, क्या होगा यहाँ पर, अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर of ₹1000 each for every 10 shares of ₹100 each। बेटा यहाँ पर क्या किया, 10 शेयर जो 100 वाले थे उसके बदले क्या शेयर दे दिया, एक शेयर दे दिया। बेटा किसको लॉस प्रॉफिट तो हुआ नहीं, जिसके पास 10 शेयर्स थे 100 वाले, मतलब 1000, उसको क्या मिल गया, एक शेयर 1000 का, तो भी क्या हुआ बेटा 1000, मतलब ये थी ओल्ड, किसी को लॉस नहीं हुआ। ओके, तो बेटा ये है कंसोलिडेशन। तो यहाँ पर इस पॉइंट में कंसोलिडेशन वर्ड हमने समझा है। तो देखिए अब यहाँ पर हमारा पॉइंट नंबर 1, अब हम स्टार्ट करें सॉल्यूशन में पॉइंट नंबर 1। तो बेटा एंट्री नंबर 1 स्टार्ट हो रही है। मैं वो पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह नहीं बना रहा हूँ, सिंपल एंट्री लिख रहा हूँ, क्योंकि हम ये क्वेश्चन एप्लीकेशन पर डाल चुके हैं। मैं इसको री रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो में कुछ दिक्कतें हैं, थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम है कुछ बच्चों को, बेटा काफ़ी कुछ बच्चे तो इसको कर चुके हैं, कुछ बच्चों को इशू है, तो हम उसके लिए मैं एक नया रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। बेटा पहला पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर टू बी रिड्यूस टू ₹8 पर शेयर। बेटा यहाँ पर मैं वर्किंग बता रहा हूँ, इसको आप रफ वर्क समझिएगा। बेटा प्रेफरेंस शेयर 30,000 है, उसकी फेस वैल्यू 10, पेड वैल्यू 10, अमाउंट कितना बेटा 3 लाख, है ना, ये नंबर है। 30,000 शेयर्स, फेस वैल्यू 10, पेड वैल्यू पर शेयर, और ये टोटल पेड अप। बेटा ये क्या चाहते हैं, पहले इसके इस शेयर्स को ₹2 से कम किया जाए, कैपिटल रिडक्शन। तो बेटा नंबर ऑफ शेयर अभी भी कितने, 30,000, फेस वैल्यू भी 10, पेड अप 8, और बेटा ये बचा 60,000 का कैपिटल रिडक्शन, बचा 240। अब बेटा ये क्या चाहते हैं, अब प्रॉब्लम क्या है, ये पेड वैल्यू रहेगी सिर्फ 8, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, फिर लिखा है प्रेफरेंस शेयर, फिर लिखा है क्या लिखा था, एंड टू बी कंसोलिडेटेड, पढ़िए, टू बी कंसोलिडेटेड एज ए शेयर ऑफ ₹10। बेटा अब इस शेयर्स को जो ₹8 का रह गया है ना, इसको ₹10 के शेयर में कंसोलिडेट करना है, कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड मतलब स्मॉलर वैल्यू शेयर को लार्जर वैल्यू शेयर में कन्वर्ट करना। ₹8 है कम मूल्य, ₹10 है हाई मूल्य, तो बेटा क्या करना पड़ेगा, ₹8 के शेयर को ₹10 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो हमारी कैपिटल है 2,40,000, एक्चुअली में बेटा वो ₹8 पर शेयर से 30,000 शेयर्स हैं। हम क्या करें, इनको ₹10 वाले यदि 24,000 शेयर दे दें तो 30,000 शेयर के बदले क्या करें, 24,000 शेयर दे दें 10 वाले। तो बेटा क्या हो जाएगा, जो शेयर ₹8 का है वो ₹10 का कर दिया गया फुली पेड अप।
तो नंबर ऑफ शेयर कितने लेने पड़ेंगे? 24,000। बेटा नंबर ऑफ शेयर क्या हो गए? कम हो गए। कंसोलिडेशन में नंबर ऑफ शेयर कम होते हैं और सब डिवीजन में नंबर ऑफ शेयर बढ़ते हैं। आप देखिए बेटा, सब डिवीजन में क्या हुआ था? सब डिवीजन में क्या हुआ था? देखिए यहाँ पर बेटा क्या हुआ था? 10,000 शेयर क्या हुआ था? एक के बदले, हर शेयर के बदले 10 शेयर, एक के बदले 10, तो बेटा 10,000 शेयर जो थे ना वहाँ पर, उसके बदले 1,00,000 शेयर हो गए थे 10 वाले। तो ये क्या था बेटा? नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए। कंसोलिडेशन में क्या होता है बेटा? जो नंबर ऑफ शेयर से वो कम हो गए। क्या होगा? हमने हर व्यक्ति को उसके 10 शेयर के बदले 1 शेयर दिया, तो ये क्या हो गया? 10 शेयर का 1 शेयर में कन्वर्जन, नंबर ऑफ शेयर कम हो जाते हैं कंसोलिडेशन में। बेटा यहाँ भी नंबर ऑफ शेयर क्या हो जाएंगे? 30,000 शेयर्स को कम करके 24,000 शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो ये क्या होगा? कंसोलिडेशन। तो बेटा यहाँ पर क्या करना होगा आपको? ये जो आपकी रिड्यूस कैपिटल है 240, अभी ये कैपिटल का नेचर क्या है बेटा? अभी देखो, अभी सीन क्या है? नंबर ऑफ शेयर 30,000, फेस वैल्यू 10, पेड अप वैल्यू 8, पेड अप टोटल 240। अब वो चाहते हैं कि इसको क्या किया जाए? इसको 10 रुपीज़ के शेयर में कन्वर्ट किया जाए। बेटा आप कहेंगे सर 10 का तो पहले से है, तो यदि 10 का पहले से और वो 10 का एज इट इज रखना चाहते तो ये थोड़ा लिखते कि टू बी कंसोलिडेटेड एज ए शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। टू बी कंसोलिडेटेड मतलब आपको शेयर को कंसोलिडेट करना है, मतलब छोटे मूल्य के शेयर को बड़े मूल्य के शेयर में कन्वर्ट करना है। यही तो हुआ कंसोलिडेशन। तो 8 रुपये के शेयर को 10 रुपये के शेयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेटा क्या करेंगे हम? जिसके पास 10 शेयर्स हैं 8 रुपये वाले, जिसके पास मान लो 10 शेयर्स हैं 8 रुपये पेड अप वाले ना, पेड वैल्यू क्या रहेगी? 8, मतलब 80 रुपये के बदले उसको क्या किया जाए बेटा? 10 रुपये वाले 8 शेयर दे दें, 10 के बदले उसको क्या दे दें? 8 शेयर। हर 10 शेयर के बदले में 8 शेयर्स दे देंगे, तो ये हो जाएगा 8 वाले शेयर का 10 रुपये के शेयर में कन्वर्जन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये एक अलग तरह का पॉइंट है जो सिर्फ इसी क्वेश्चन में है, बहुत ही डिफरेंट पॉइंट है ये। तो इसको हम कैसे डील करेंगे? इसकी एंट्री क्या पास होगी? तो बेटा ये वर्किंग नोट में भी दिखाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्किंग नोट ज़्यादा हो जाएंगे हमारे, और बनाना हो तो बना भी सकते हैं, न बनाए तो भी चलेगा। ठीक है बेटा, तो हम क्या करें? आपसे पूछ तो सकता नहीं मैं, अभी क्या करूं? ठीक है बेटा, मैं एंट्री नंबर 1 लिख रहा हूं, और चाहूँ तो बनाए वर्किंग नोट। बनाते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर प्रेफरेंस शेयर्स। फॉर प्रेफरेंस शेयर्स तो यहाँ पर क्या होगा? 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ 3 लाख। फिर यहाँ लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन एट द रेट ऑफ 2 60,000, बचा बैलेंस कैपिटल 240। बेटा इस 240 को क्या किया जाए? 240 न्यू नंबर ऑफ शेयर्स। बेटा क्या किया जाए? 240 के बदले में, बेटा अभी 240 क्या है? अभी यहाँ पर क्या हो रहा है? 30,000 शेयर्स कितने के हो गए? 8 वाले। अब ये चाहते कि 8 वाले शेयर को 10 में कन्वर्ट करना है, तो बेटा 240 के बदले 10 रुपीज़ वाले कितने शेयर इशू कर दो? 24,000 शेयर्स इशू कर दो। तो बेटा रेशियो 30,000 के बदले 24,000, मतलब हर 10 कितने शेयर के बदले कितने शेयर्स? हमने जो तय किया था ना बेटा कि हम उसको क्या करें, हर उसके, यदि उसके पास 10 शेयर्स हैं 8 रुपये वाले, मतलब 80 रुपया, तो उसको 80 रुपये के बदले 10 रुपये वाले 8 शेयर दे दें, 10 के बदले 8 शेयर। ये हम लिख देंगे नरेशन में। 30,000 के बदले 24,000, ये भी लिख सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा? देखिए पहली एंट्री क्या होगी? रिगार्डिंग प्रेफरेंस शेयर। बेटा क्या करना पड़ेगा आपको? पुराने प्रेफरेंस शेयर 30,000 शेयर्स तो कैंसिल करने पड़ेंगे। बेटा एंट्री होगी, उसका नाम है 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट। बेटा पूरे शेयर कैंसिल कर दो, 3 लाख पूरे कैंसिल कर दो। टू
रिकॉन्स्ट्रक्शन। जो 60 का प्रॉफिट है ना बेटा, वो डाल दो कहाँ पर, रिकॉन्स्ट्रक्शन में, ठीक है। टू, अब बेटा क्या करो फिर से, टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगेन, बेटा 240 के नए प्रेफरेंस रेशियो कर दो। बेटा ये है ओल्ड कैपिटल का कैंसिलेशन और ये है न्यू कैपिटल का अलॉटमेंट, ठीक है। तो इसका नरेशन ठीक से आएगा, यहाँ लिखेंगे बिंग अलॉटमेंट ऑफ 8 shares of rupees 10 each for every 10 preference shares। 10 प्रेफरेंस के बदले 8 शेयर दिए गए बेटा, है ना। तो ये क्या हुआ, टुगेदर विथ कैपिटल रिडक्शन ऑफ 2 पर शेयर, कैपिटल रिडक्शन ऑफ 2 पर शेयर, 2 पर शेयर। ये हो गया बेटा फर्स्ट एंट्री फॉर प्रेफरेंस शेयर। सिमिलरली सेकंड एंट्री फॉर इक्विटी शेयर। बेटा इक्विटी शेयर में भी क्या होगा, वर्किंग नोट बनाता हूँ मैं आपके लिए। वर्किंग नंबर 2 फॉर इक्विटी शेयर, फॉर इक्विटी शेयर्स। उम्मीद है बेटा आपने कल वाले क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनाई होगी, जो मैंने क्वेश्चन 4 करवाया था ना कल। बैलेंस शीट बनाई क्या बेटा, बना लेना। फॉर इक्विटी शेयर बेटा क्या लिखा है, इक्विटी शेयर को बेटा क्या करना है, इक्विटी शेयर आपके बेटा है 6 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 1, ये बेटा ₹6 लाख, है ना। इसको 0.75 से बेटा क्या करना है, कैपिटल रिडक्शन। तो बेटा कितना, 6 लाख, 4.5 लाख का हो गया रिडक्शन, है ना बेटा। बचा 6 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 0.25, 1.5 लाख। बेटा वो क्या चाहते हैं, इन 6 लाख शेयर जो 25 पैसा वाले हैं, 25 पैसा वाले, इसको ₹1 के शेयर में कन्वर्ट करो। लिखा है ना बेटा, टू बी कंसोलिडेटेड ऑफ रुपीज शेयर इज फुली पेड अप। बेटा अभी तो पार्टली पेड अप है ना, ₹1 का शेयर 25 पैसा पेड अप है, तो इसको फुली पेड में कन्वर्ट किया जाए ₹1 वाले। तो क्या किया जाए बेटा, जिनके पास 25 पैसा वाले 4 शेयर हैं, 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा की पेड अप वैल्यू वाले 4 शेयर हैं, उनको ₹1 वाला फुली पेड अप शेयर शुरू करने क्या। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 4 शेयर्स का 1 शेयर में कन्वर्जन, कंसोलिडेशन मतलब स्मॉलर वैल्यू शेयर को लार्जर वैल्यू शेयर में कन्वर्ट करना। तो बेटा क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस 25 पैसा के शेयर को 1 शेयर में कन्वर्ट करेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे बेटा, 1.5 लाख। सुनिए ना बेटा ऐसे, तो ये मैंने आपको बताया रफ में। तो इसको हम देख लेते हैं ऐसे। तो बेटा यहाँ क्या करें, 1.5 लाख के बदले में क्या करें बेटा, 4.5 लाख की कैपिटल तो क्या होगी, रिडक्शन। अब 1.5 लाख के बदले उनको ₹1 वाले कितने शेयर इशू कर दें, 1.5 लाख शेयर इशू कर दें। 6 लाख के बदले 1.5 लाख, मतलब हर 4 के बदले 1 शेयर। क्या कीजिए बेटा, हर 4 शेयर के बदले 6 लाख के बदले जब 1.5 लाख शेयर देंगे, मतलब रेशो क्या बेटा, हर पुराने 4 शेयर के बदले उन्हें नया शेयर दे दी जाए ₹1 वाला, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर देखिए, पुरानी कैपिटल को डेबिट करो, पूरी की डेबिट करो, क्योंकि पुरानी कैपिटल कैंसिल हो जाएगी, पूरी 6 लाख कैंसिल करो और 4.5 लाख डालो टू रिकॉन्स्ट्रक्शन। 4.5 लाख और 1.5 लाख के बदले नई कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1.5 लाख, है ना बेटा। नरेशन में क्या आएगा, बिंग 1 शेयर ऑफ ₹1 each allotted for every
4 equity shares held. Together with capital reduction of rupees 0.75 पर इक्विटी शेयर। नरेशन को आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। बेटा यहाँ क्या किया, समझ में आ गया होगा। पुराने 6 लाख शेयर कैंसिल करके नए 1.5 लाख शेयर इशू कर दिए गए हैं। ये हो गया, यहाँ बेटा कैपिटल रिडक्शन भी हुआ और यहाँ पर कंसोलिडेशन भी हुआ, है ना। यहाँ पर 2 चीज़ हुई बेटा। पहले क्या हुआ, ये है कैपिटल रिडक्शन। अब क्या बचा, पेडअप 1.5 लाख, नंबर ऑफ शेयर 6 लाख, पेडअप वैल्यू प्रति शेयर 25 पैसा। अब इस 25 पैसे की पेडअप वैल्यू को वो 1 रुपये फुली पेडअप में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा बेटा, 25 पैसा वाले एक शेयर के बदले में उनको क्या करना पड़ेगा, 1 वाले शेयर में कन्वर्ट करने के लिए 4 शेयर को जोड़कर 1 शेयर में बदलना होगा। ये हो जाएगा 25 पैसे वाले शेयर का 1 रुपये में कन्वर्जन। ये होगा कंसोलिडेशन। तो इस क्वेश्चन में पहले कैपिटल रिडक्शन था, फिर कन्वर्जन था, फिर था कंसोलिडेशन। ओके, इसमें कैपिटल रिडक्शन भी था और कंसोलिडेशन भी था। ठीक है बेटा, ये दोनों काम हो गए इसके अंदर। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ, है ना। उसी में फिर क्या लिखा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वेव 2/3 ऑफ द डिविडेंड अर्लियर। बेटा हमने कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का एक्चुअल में कन्वर्जन के बारे में पॉइंट पढ़ा है ना बेटा। बेटा ये लाइबिलिटी हमारी बुक्स में प्रोवाइडेड तो है नहीं, हमें 2/3 डिविडेंड देना पड़ रहा, वेव कर रहे हैं। और जो 2/3 डिविडेंड हमने अभी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी माना था, एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं माना था, उसको हमने अभी पीएल में प्रोवाइड नहीं किया, उसको अपना खर्चा नहीं माना है, उसको अपना लॉस नहीं माना है, तो उसके कैंसिलेशन पर उसे इनकम मानने की जरूरत नहीं है बेटा। 2/3 डिविडेंड जो नहीं देना पड़ रहा है उसे इनकम नहीं मानेंगे। ये बात जरूर है कि अभी डिविडेंड वे हो गया, कंपनी को फायदा हो गया, अब ये फ्यूचर में डिविडेंड देना नहीं पड़ेगा, और इसको कंपनी अपनी इनकम क्यों नहीं मान सकती, भाई पहले एक्सपेंस नहीं माना, लॉस नहीं माना तो इनकम कैसे मान ले। तो बेटा पहले उसको सिर्फ क्या शो किया था, बैलेंस शीट के बाहर, बुक्स के बाहर एज ए कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। तो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी जब कैंसिल होती है तो उसको इनकम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वो पहले लॉस नहीं मानी गई, तो उसके कैंसिलेशन में इनकम नहीं मानेंगे। हाँ, लेकिन जो 1/3 डिविडेंड देना पड़ेगा वो भी इक्विटी शेयर के फॉर्म में, वो कंपनी को देना पड़ेगा अपने रिकॉन्स्ट्रक्शन वाले प्रॉफिट से। तो एंट्री नंबर 3 में हम क्या करेंगे बेटा, 1 साल का डिविडेंड देंगे और 1 साल का डिविडेंड जो देना पड़ेगा वो हमारा लॉस है। तो बेटा एंट्री होगी रिकॉन्स्ट्रक्शन डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा क्या होगा यहाँ पर, बिंग पेमेंट ऑफ 1/3 ऑफ टोटल अर्लियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ रुपीज। बेटा 1 साल का कितना, 1 साल का डिविडेंड कितना होता है, चेक करो ना बेटा, 6 लाख या 3 लाख का 6% 18,000 है ना, 18,000 था बेटा 1 साल का, तो 3 साल का कितना हुआ 54। बेटा 54 का 1/3 देना पड़ रहा है, तो डिवाइड 1/3 मतलब 18,000 देना पड़ रहा है इक्विटी शेयर के फॉर्म में। तो बिंग पेमेंट ऑफ 1/3 ऑफ टोटल अर्लियर ऑफ प्रेफरेंस बाय अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स, अलॉटमेंट ऑफ सॉरी कितने इक्विटी शेयर बेटा, और अलॉटमेंट ऑफ 18,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹1 ईच। बेटा यहाँ पर 18,000 के शेयर्स दिए गए 1 रुपये वाले, 1/3 डिविडेंड दिया जा रहा है 54 में से। बेटा 36 देना नहीं पड़ रहा, बस 18,000 देना पड़ रहा है। जो 36 नहीं देना पड़ रहा है उसको इनकम क्यों नहीं माना, उसको हम क्यों नहीं लेके गए प्रॉफिट में, क्यों नहीं उसको हमने क्रेडिट किया रिकॉन्सिडर में बेटा, क्योंकि हमने पहले उसको कभी एक्सपेंस या लॉस के रूप में प्रोवाइड नहीं किया था, तो उसके कैंसिलेशन पर कोई इनकम भी नहीं मानी जाएगी। ओके, ये था कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के एक्चुअल में कन्वर्जन पर हमारा हुआ लॉस। बेटा ऐसा ही एक पॉइंट और है, हाँ इधर फिर क्या पॉइंट है, अथराइज केबल बढ़ेगी, उसको हमें वर्किंग नोट में लिखने की जरूरत नहीं है, अथराइज केबल सिर्फ बैलेंस शीट का पार्ट होता है, तो इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है 4th, मतलब पॉइंट नंबर 2, शेयर्स इन सब्सिडी। बेटा ये तो सिंपल सा पॉइंट है, सब्सिडी कंपनी के शेयर किसी आउटसाइड इंटरेस्ट को, किसी बाहरी व्यक्ति को किसी 1.5 लाख में बेच दिए गए, तो बेटा बैंक डेबिट 150,
टू शेयर्स इन सब्सिडरी 75। बेटा जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट कहाँ जाएगा? इस चैप्टर में सारे प्रॉफिट कहाँ जाते हैं? एक ही अकाउंट रिकॉन्स्ट्रक्शन में। ये प्रॉफिट गया 75,000 का प्रॉफिट गया। इसका मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ बेटा टाइम बचाने के लिए, नरेशन आप लिख सकते हो जो चाहो। पॉइंट नेक्स्ट, ऑल इंटेंजिबल एसेट आर टू बी एलिमिनेटेड। बेटा गुडविल को राइट ऑफ करो। ऑल इंटेंजिबल, इंटेंजिबल में एक ही तो है बेटा गुडविल, तो क्या करो? रिकॉन्स्ट्रक्शन टू गुडविल। रिकॉन्स्ट्रक्शन अकाउंट दिया 120 की गुडविल को क्या करो बेटा? राइट ऑफ कर दो टू गुडविल। गुडविल को क्या किया? राइट ऑफ कर दिया। फिर क्या बोला बेटा? एंड बैड डेट्स ऑफ 12,000 हम एक साथ भी कर सकते थे, चाहो तो टू गुडविल टू डेटर्स ऐसा भी कर दो, बिल्कुल। टू डेटर्स 12 से डेटर कम कर दो, टू स्टॉक को कम कर दो, स्टॉक को कम कर दो 30 से, वो भी कर दो, और भी कुछ कर सकते हो तो कर लो, बस ठीक है। तो बेटा उन्होंने कहा था, तो हमने ये तीनों चीज़ एक साथ कर दी, तो ये हो गया 120 12 और 130 30 40 50 60 162। ये भी कर सकते हो, आप इकट्ठा भी कर सकते हो, इकट्ठा ही करना ही बेहतर रहेगा बेटा। और भी किसी एसेट की वैल्यू में कमी करनी थी तो हम इकट्ठा कर सकते थे, तो गुडविल राइट ऑफ कर दी, डेटर में 12 का बैड डेट से लिया और स्टॉक की वैल्यू को 30 से राइट ऑफ कर दिया। ये पॉइंट नंबर हो गया 3rd। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा डिवेंचर वाला। डिवेंचर होल्डर टू टेक ओवर वन ऑफ द कंपनीज बिल्डिंग। बेटा वो कंपनी की बिल्डिंग जो 54,000 की है ना बेटा बुक्स में, उसको 60 की वैल्यू पर ले गए। मतलब डिवेंचर होल्डर उसको 60 का मान रहे हैं, मतलब कंपनी को इसमें 6 का क्या हुआ? प्रॉफिट। बेटा 54 की बिल्डिंग को 60 का मानेंगे ना, तो कंपनी को 6 का तो प्रॉफिट होगा। और कंपनी की बेटा डिवेंचर की लायबिलिटी कितनी है? 120। 120 के बदले बेटा वो ये बिल्डिंग ले गए 54 वाली 60 का मानते हुए, तो 120 में से 60 की लायबिलिटी कम हो जाएगी ना। जो 60 की बिल्डिंग ले गए हैं अपने लोन के बदले में, तो कंपनी की डिवेंचर की लायबिलिटी 60 से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी पार्ट पेमेंट में, है ना बेटा। और उसके बाद वो हमें, तो बेटा पहले इसकी एंट्री पास करते हैं। वो हमारी 54 की बिल्डिंग को 60 पे ले गए, तो बेटा कंपनी को 6 का क्या हुआ? प्रॉफिट। बेटा बिल्डिंग बुक्स में कितने पर है? 54 पर। अच्छा बेटा बिल्डिंग तो बाहर होगी बुक वैल्यू पर। बेटा बिल्डिंग बुक में है 54 की, तो बाहर होगी 54 पर। और बेटा जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट कहाँ जाएगा? टू रिकॉन्स्ट्रक्शन। कितना प्रॉफिट बेटा? 6,000। और बेटा डिवेंचर की लायबिलिटी कम कितने से होगी? नाम है डिवेंचर का 8% डिवेंचर। बेटा वो डिवेंचर की लायबिलिटी कम कितने से होगी? तो 8% डिवेंचर। बेटा उन्होंने इस बिल्डिंग को जो 54,000 की बुक्स में है उसको 60 का माना था ना बेटा, 6 का प्रॉफिट हुआ, तो लायबिलिटी कम कितने से होगी? 60 से। बेटा जब कोई लोन के बदले में असेट ले जाए तो लोन डेबिट और असेट क्रेडिट। लोन कितने का कम हुआ? 60 का, लेकिन असेट कितने की गई बुक से बाहर? 54 की। बाकी कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ? 6,000। ये प्रॉफिट कहाँ गया? रिकॉन्स्ट्रक्शन अकाउंट में। ये है पॉइंट नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। बेटा इसी के बाद क्या हुआ? डिवेंचर होल्डर फिर क्या लिखा? टू प्रोवाइड फर्दर कैश। वो कंपनी को और कैश दे रहे हैं, अच्छे इंसान है, कंपनी को और कैश प्रोवाइड कर रहे हैं। और बेटा वो भी सिक्योर है बाय फ्लोटिंग चार्ज, और वो 45 के बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% न्यू डिवेंचर 45। ये अलॉटमेंट हो गया नए डिवेंचर का, क्योंकि साफ साफ लिखा है डिवेंचर होल्डर के सेंटेंस को यदि पढ़े 2 पार्ट में कि वो 2 बातों के लिए एग्री हुए हैं, एक तो बिल्डिंग को ले जाने के लिए और फर्दर कैश प्रोवाइड करने के लिए एग्री हुए हैं। यदि आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस एक पॉइंट में 2 सेंटेंसेस हैं कि डिवेंचर होल्डर अग्रीड फॉर बिल्डिंग टेक ओवर एंड टू प्रोवाइड फर्दर कैश, वो 2 बातों के लिए एग्री हुए हैं। और बेटा अरियर ऑफ इंटरेस्ट पे कर दिया, वो इंटरेस्ट जो था ना अक्रूड, बेटा बैलेंस शीट में अक्रूड इंटरेस्ट देखो ना, वो पुरानी लाइबिलिटी पे कर दी तो बस पे कर दो। लाइबिलिटी को पे करने में क्या स्पेशल अटेंशन? अक्रूड इंटरेस्ट 6,000 टू बैंक, ये लाइबिलिटी पे कर दी, 6,000 का अक्रूड इंटरेस्ट पे कर दिया। ओके बेटा, ये हो गया पॉइंट नंबर 4। ठीक है बेटा, काफ़ी बच्चों ने कर लिया, कुछ बच्चों को है ना वॉइस इशू था, ठीक है, कुछ बच्चों को पहली हथियार डाल देते सर नहीं हो रहा है, तो ठीक है मैंने उनके लिए रिकॉर्ड फिर से कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट
लास्ट सेकंड पॉइंट बेटा ये है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी मेटलाइज्ड इन द सम स्टेटेड, ये लायबिलिटी एक्चुअल लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गई। तो बेटा कंपनी को कितने का लॉस हुआ? ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी थी जिसको कंपनी ने अभी तक लॉस नहीं माना था, वो अब एक्चुअल में कन्वर्ट हो गई। ये कंपनी के लिए क्या हुआ? लॉस। तो बेटा उसमें से कंपनी ने 15 किससे वसूल कर लेना है? डायरेक्टर से। तो कंपनी को लॉस कितना बचा? 15,000। समझो बेटा, कंपनी को लायबिलिटी जरूर 30 की आई, कंपनी को पे जरूर करना पड़ेगा 30,000 किसी न किसी व्यक्ति को जिस पर ये लायबिलिटी आई है, लेकिन कंपनी 15 उसमें से किससे वसूल करेगी? किसी डायरेक्टर से। तो कंपनी का खुद का घाटा कितना रह गया? 15,000। हाँ, कंपनी 15 डायरेक्टर से लेगी और अनदर पर्सन को 30 देगी, पर कंपनी का नेट घाटा तो 15 ही होगा। अब इधर 15 जिस डायरेक्टर से लेना है ना, जिसकी गलती से ये डैमेज हुआ होगा, तो उससे 15,000 लेना हो गया। कंपनी ने इस डायरेक्टर से बेटा 24 का लोन ले रखा था, लोन ले रखा था, कंपनी की लायबिलिटी थी। तो कंपनी ने क्या किया, अब 24 उसको देना भी है और 15 उससे लेना भी है। 24 देना है और 15 उससे लेना है डैमेज का। तो कंपनी ने क्या किया, उसको नेट 9,000, 24 माइनस 15 कितना बचा? 9,000 पे करके रवाना कर दिया। वो चला गया। कैसे पता पड़ा बेटा चला गया? क्या लिखा? Contingent liability materialized in the sum stated, but the company recovered 15,000 of this damage in action against one of the director. कंपनी ने उसमें से 15,000 किसी डायरेक्टर से वसूल कर लिया, ये रिकवर कर लिया। दिस वॉज डेबिटेड टू हिज लोन अकाउंट। बेटा ये लोन अकाउंट क्रेडिट होता है, ये लोन है, लोन फ्रॉम डायरेक्टर। तो इस ये क्रेडिट है कंपनी के यहाँ। ये कंपनी का क्या चल रहा है? लोन अकाउंट क्रेडिट में। उसमें से 15 डेबिट कर देंगे, ये लिखा ना 15 डेबिट कर देंगे, तो बचा कितना बेटा? 9 उसको पे कर देंगे। तो ये 15 उसके लोन अकाउंट में डेबिट कर दिया, मतलब लोन से एडजस्ट कर लिया। क्रेडिट तो लोन बढ़ जाता ना, क्रेडिट 24 डेबिट 15, तभी तो लोन 9 बचा। तो कंपनी ने ये किया है इस पॉइंट में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको सेकंड नंबर पर लिया है। तो देखिए बेटा क्या करना होगा, पॉइंट को आपको 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा। अच्छा पॉइंट है बेटा। कंपनी को डैमेज पेबल, तो डैमेज कंपनी ने भी दिया नहीं है, ये लायबिलिटी अभी आई है बेटा। डैमेज पेबल तो 30 ही रहेगा ना कंपनी को। कंपनी को ये लायबिलिटी अपनी क्रिएट करनी पड़ेगी, 30,000 से लायबिलिटी करेगी। और बेटा अब क्या करना पड़ेगा, और कंपनी को लॉस कितना हुआ? वो लॉस जाएगा रिकॉन्स्ट्रक्शन अकाउंट में, लॉस जाएगा कितना बेटा? 15,000 का लॉस ही जाएगा कंपनी को, क्योंकि 15 तो उसने डायरेक्टर से वसूल कर लिया। और बाकी बेटा कहाँ एडजस्ट कर दें? डायरेक्टर लोन में डेबिट कर दो। कितने से? बाकी 15 है, लोन में डेबिट कर दो। लोन फ्रॉम डायरेक्टर में डायरेक्ट में डेबिट कर दो बेटा। अब लोन कितना बचा? 24 में से 15 बचा, लोन 9, वो पे कर दो। लोन फ्रॉम डायरेक्टर डेबिट टू बैंक। कुछ ने कहा था ना कि 15 है, लोन में डेबिट कर दो, कर दिया। अब लोन कितना बचा? 9,000, वो पे कर दिया। लोन फ्रॉम डायरेक्टर टू बैंक, ये एंट्री होगी लोन के पेमेंट की, और वो डायरेक्टर रिजाइन करके चला गया। जिसकी गलती से ये डैमेज हुआ था, कंपनी को लायबिलिटी 30 आई, कंपनी ने 15,000 का लॉस खुद का मान लिया और 15 का लॉस डायरेक्टर लोन में डेबिट कर दिया, और बचा हुआ लोन उसको पे करके रवाना कर दिया। ओके, ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो पॉइंट समझ में बिल्कुल आएगा। एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार समझो, है ना बेटा, पर समझो ध्यान से। ठीक है, ये भी हो गया। लास्ट पॉइंट क्या है बेटा? रिमेनिंग डायरेक्टर अग्री टू टेक इक्विटी शेयर। बेटा लोन कुल कितना था? कुल लोन फ्रॉम डायरेक्टर 75 है ना बेटा। 75 के लोन में से 24 का लोन तो ये ऊपर वाले डायरेक्टर का था जो चला गया। अब बचा कितना बेटा? मैं निकालता हूँ। 75 में से 24 का लोन तो एडजस्ट हो गया, बचा 51। बेटा 51 के बदले में क्या किया? उनको इक्विटी शेयर दे दिए। तो डायरेक्टर लोन पे ऑफ कर दिया बाय इक्विटी शेयर। तो बेटा क्या एंट्री होगी? लोन फ्रॉम डायरेक्टर डेबिट और इक्विटी शेयर क्रेडिट। लोन फ्रॉम डायरेक्टर डेबिट कितना बेटा? 51,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। उनको क्या इशू कर दिए? इक्विटी शेयर्स।
51,000। ये बेटा लास्ट पॉइंट था कि रिमेनिंग डायरेक्टर ने अपने लोन के बदले में ले लिए इक्विटी शेयर इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द लोन। तो बेटा उनको हमने ले ली इक्विटी शेयर में, नरेशन नहीं लिखे मैंने सबके, क्योंकि वो आप लिख लेंगे। बेटा ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब बेटा यहाँ पर इसके बाद क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 3 में देखना पड़ेगा कि हमारे कॉन्सिक्वेंस अकाउंट में क्रेडिट बच रहा है या नहीं बच रहा है, और बच रहा है तो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, देखना पड़ेगा। तो हम एक अकाउंट बनाते हैं वर्किंग नोट में। वैसे बेटा रफ में टेली कर लो, यदि टेली हो जाता तो कुछ नहीं, लेकिन ये कुछ बचता है तो बैलेंस निकालना पड़ेगा। देखो हमने क्या बनाया, अकाउंट रिकंस्ट्रक्शन। बेटा कल जो मैंने क्वेश्चन कराया था ना, उसमें मैंने पोस्टिंग में गलती कर दी थी ना, तो मैंने बाद में करेक्शन किया था, वो हो जाती बेटा गलती मेरे को। देखिए कल तो क्या हुआ था, वो क्वेश्चन मैंने पूरा रिकॉर्ड कर दिया। कल जो क्वेश्चन मैंने फोर्थ लोड किया ना बेटा, वो पूरा रिकॉर्ड कर दिया मैंने, और बाद में रिकॉर्ड करके मैंने पूरा बना दिया बैलेंस शीट तक। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने चेक करा तो देखा मैंने उसमें जो वॉइस ऑन करनी थी मुझे, वो वॉइस ऑन करना भूल ही गया मैं। तो पूरा क्वेश्चन डिलीट करके मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा। तो फिर मैंने सिर्फ एंट्री बनाई, और उसमें भी उससे क्या गलती हुई थी बेटा, वो आखिरी एंट्री की जो थी ना, पोस्टिंग रह गई थी, वो 15,000 का जो प्रीमियम थी वो कैपिटल में पहुंचाई थी अपन ने, वो पहुंचाई थी रिकॉन्स्ट्रक्शन में, वो मैंने बाद में करेक्ट करवा दी थी। तो ऐसा हो जाता है बेटा। अब यहाँ पर पोस्टिंग फटाफट देखो तो पहली एंट्री 60 का प्रॉफिट हुआ था, मैं रफली लिख रहा हूँ बेटा, बाय रेफरेंशियल कैपिटल में प्रॉफिट हुआ था 60 का। इक्विटी और इक्विटी शेयर कैपिटल में प्रॉफिट हुआ था 4.5 लाख का। गलती से कोई क्वेश्चन छूट गया कल जैसे, आपने भी बताई नहीं गलती। और ये हमारा लॉस हुआ, 1/3 डिविडेंड देना पड़ा, ये हमारा लॉस था 18,000 का। रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ा था टू इक्विटी शेयर कैपिटल के फॉर्म में, डिविडेंड दिया तो ये दिया था आउट ऑफ दिस प्रॉफिट। फिर ये भी हो गया। फिर 75 का प्रॉफिट हुआ इन्वेस्टमेंट सेल पर, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना 75 का प्रॉफिट हुआ था, मैं रफी लिख रहा हूँ बेटा, आप इसको देख सकते हैं। ये प्रॉफिट हो गया। फिर इधर 162 का राइट ऑफ, सन्ड्री राइट ऑफ, 162 के सन्ड्री राइट ऑफ, 162 ना, ये राइट ऑफ हो गया सन्ड्री, गुडविल राइट ऑफ हुई थी, डेटर कम हुए, स्टॉक कम हुआ। डिवेंचर पर क्या होता था, 54 की बिल्डिंग को लेकर थे 60 पर, 6 का प्रॉफिट बाय बिल्डिंग, इस पर प्रॉफिट हुआ था बेटा 6,000 का। और इधर कंपनी को इस डैमेज पर 15 का लॉस हुआ था, टू डैमेज पेबल 15 का लॉस हुआ बेटा। 30 की लाइब्रेरी जरूर आई, पर कंपनी को लॉस सिर्फ 15 का हुआ, क्योंकि बाकी लॉस तो कंपनी ने डायरेक्टर से रिकवर कर लिया। इधर बस यही है। अब बेटा यहाँ पर कुछ नहीं कहा जाए तब भी एक एंट्री हम करना भूल गए। मैंने क्या कहा था बेटा, कुछ कहा ना जाए तब भी हमें क्या करना है, लॉसेस को, ये जो P&L है और एडवर्टीजमेंट है, इसको तो राइट ऑफ करना ही है आउट ऑफ रिकॉन्सिक्वेंस प्रॉफिट। तो क्या एंट्री करेंगे बेटा, ये एंट्री मुझे अब करनी पड़ेगी। हमने डिस्कस तो किया था, डिस्कस करने के बाद हम करना भूल जाते हैं क्योंकि आप सामने नहीं होते। बेटा मैं एंट्री लास्ट वाली कर रहा हूँ। क्या करेंगे, P&L और एडवर्टीजमेंट दोनों को, डेबिट बैलेंस चल रहा है, दोनों को क्या करेंगे क्रेडिट, टू P&L 264, टू एडवर्टाइजिंग 60। बेटा हमने बात की थी कि कुछ ना कहे तभी राइट ऑफ करना है, और ये कहाँ से किस प्रॉफिट से, रिकंस्ट्रक्शन। कितना हो रहा बेटा 324। ये हमने क्या किया, लॉसेस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस को रिकंस्ट्रक्शन वाले प्रॉफिट से सेटअप कर दिया, और हमने ये किया ही सारा झंझट इसी लॉस को प्रॉफिट से सेटअप करने के लिए बेटा। तो ये भी आएगा 2 P&L, तो 264 का तो लॉस सेटअप हुआ इस प्रॉफिट से, और 2 एडवर्टीजमेंट, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी सेटअप हो गए प्रॉफिट से। अब यदि कुछ प्रॉफिट बचता है ना बेटा, तो वो हमारा कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, तो वो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, वो जाएगा टू कैपिटल रिजर्व इफ़ एनी बैलेंसिंग फिगर है तो, और नहीं तो टी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चेक करना पड़ेगा, देखते हैं बेटा। अब ये वैसे आप भी तो कर सकते थे, कुछ बचे बेटा 60, उससे गलती हो जाती है टोटलिंग वगैरह में। 60 का प्रॉफिट है प्रेफरेंस पर, प्लस 450 का प्रॉफिट है इक्विटी पर,
प्लस 75 का प्रॉफिट है इन्वेस्टमेंट के सेल पर, प्लस 6 का प्रॉफिट हुआ था बिल्डिंग पर, ये प्रॉफिट हुआ 591, माइनस 18 का डिविडेंड दिया, रेफरेंस लॉस हुआ, 162 के सन्ड्री राइटर थे, गुडविल डेटर और स्टॉक, और 15 का डैमेज पर लॉस हुआ था 30 में से, और 264 का पीएनएल राइटर हुआ, और 60 के डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस राइटर हुए, बचा 72 बच रहा है क्या? बच रहा है। ओके 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 ओके, तो बेटा क्या करेंगे, इस 72 के प्रॉफिट को जो बच रहा है, यदि ये मेरी टोटलिंग सही है तो बेटा, हो सकता है टोटलिंग गलत हो, ये जो भी बच रहा है बेटा, जो भी बच रहा है इसको कहाँ भेजेंगे? हो सकता है मेरा आंसर जो 72 आ रहा है वो गलत हो रहा हो, इसलिए मैं वो लिखने में मुझे डर लग रहा है। बेटा जो भी हो 72 या जो भी बचा है उसको कहाँ भेजेंगे? कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री क्या होगी बेटा उसकी? लास्ट एंट्री क्या होगी? मैं यहाँ कर देता हूँ, रिकॉन्स्ट्रक्शन अकाउंट या टू कैपिटल रिजर्व, और बेटा बैलेंस शीट में ये कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में आ जाएगा। जो भी बचा है मेरे इसमें तो जो आ रहा है 72, यदि वो सही है तो आप उसको कहाँ भेज देंगे? ये एंट्री नंबर बेटा कौन सी होगी? 13। एंट्री नंबर 13 क्या हो जाएगी? बचे हुए प्रॉफिट को बेटा, जो प्रॉफिट हुआ ना रिकॉन्स्ट्रक्शन पे, ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, वो जाएगा रिकॉन्स्ट्रक्शन में। वैसे प्रॉफिट बचना नहीं चाहिए, क्योंकि जनरली वो कैपिटल रिडक्शन उतना ही करवाते हैं ताकि हमारा लॉस सेटअप हो जाए, बेवजह क्यों ज़्यादा कैपिटल रिडक्शन करवाया जाए। लेकिन फिर भी जब क्वेश्चन ने कह दिया है कि ऐसा है तो हमें करना पड़ेगा, जो बचा हुआ प्रॉफिट भेजना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व में। ओके बेटा, अब क्या होता है, मैं क्वेश्चन अकेले सामने करता हूँ ना, तो कुछ पॉइंट छूट सकते हैं, गलती हो सकती है, टोटलिंग हो सकती है, बेटा आप उसको देख लीजिए। आप इस क्वेश्चन को एक बार एप्लीकेशन पर भी जाके देखिए, इसकी बैलेंस शीट बनाइए और बैलेंस शीट को मैच कीजिए एप्लीकेशन वाली बैलेंस शीट से। बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट आप खुद बनाएं, और बनाने के बाद उसको फिर एप्लीकेशन पे जो बैलेंस शीट दिखी बेटा उससे चेक कर लें। और यदि आप खुद नहीं, बेटा मैं देखता हूँ बच्चे क्या कंप्लेंट करते हैं, सर कोर्स में आज तो 4 ही लेक्चर थे, 5 ही लेक्चर थे, सर हमारा टाइम बच रहा है। मैं पूछता हूँ अच्छा तुमने ये होमवर्क किया? सर वो तो नहीं किया। तो बेटा फिर तो टाइम बचेगा ना। मैं कह रहा हूँ उसकी बैलेंस शीट बनाओ, आप वो बना नहीं रहे हो और खाली बैठे हो, तो फिर ये तो टाइम बचेगा ही ना। टाइम तभी बच रहा है कि आप इसके पूरे होमवर्क नहीं कर रहे। बच्चे बोलते सर 4 ही लेक्चर हैं, हम तो फ्री हैं, सर और सब्जेक्ट चालू कर दो। मैंने कहा अभी तुमने डिपार्टमेंट के क्वेश्चन किए? सर वो तो नहीं किए, 4 ही किए हैं। तो भाई 13 में से 4 ही क्यों किए? खाली टाइम तो बचेगा ना। तो आप तो हर सब्जेक्ट में यही कर रहे होंगे, और बगैर होमवर्क के बेटा पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मीनिंग नहीं कि आप लेक्चर देख लो और होमवर्क ना करो। तो आई होप, और मैं आपसे उम्मीद और रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा कि इसकी बैलेंस शीट आप बनाएंगे, और बनाने के बाद एप्लीकेशन पर जो बैलेंस शीट डली है उससे इसको चेक कर लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।